Hello students, today we will discuss classification and tabulation. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्गीकरण और सारणीयन के बारे में. ओके, हम देखेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है और सारणीयन क्या होता है. ठीक है, हमने प्रीवियस जो लेक्चर हमारा रहा उसके अंदर हमने जो डेटा कलेक्शन होता है उसको देखा था. हमने ये देखा कि किस तरीके से हम जो सैम्पलिंग मेथड होते हैं, जो साइंस ऑफ सैंपल होते हैं, उनको हम देखते हैं. देन फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम जो अभिनति होती है, बायस होता है, उसको हम रोकने के लिए जो कारगर उपाय होते हैं वो हम कर सकते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्गीकरण और सारणीयन क्या होता है. हम इसमें देखेंगे कि वर्गीकरण क्या है और उसके जो इम्पॉर्टेंट जो उसके वर्गीकरण के उद्देश्य जो होते हैं और उसके लिए एलिमेंट्स जो एसेंशियल है उनको देखेंगे आज के लेक्चर में हम. ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो वर्गीकरण है वो होता क्या है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है तो संकलित जो समंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, सिस्टमेटिक रूप में नहीं होते हैं. तो उनको ईजीली समझना और उनसे एक्यूरेट रिजल्ट निकालना, एप्रोप्रिएट रिजल्ट निकालना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमने डेटा कलेक्ट किए हैं अगर वो सिस्टमेटिक नहीं है, उनका फॉर्म व्यवस्थित नहीं है, वो इजी नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्या है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनका इजीली और एप्रोप्रिएट जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो हमको निकालना है, तो वो हम उसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. कोई भी इन्वेस्टिगेटर होगा अगर उसको व्यवस्थित नहीं मिलेंगे डेटा या इजी नहीं होंगे या समझने में परेशानी होगी तो एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं निकाल सकता है. तो क्या है, तो क्या होता है कि सांख्यिकी का फर्स्ट काम, स्टैटिस्टिक जो है उसका सबसे पहला काम क्या है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो विस्तृत विवरण को इस तरीके से वो शॉर्ट करें और सरल करें कि समंकों की प्रमुख विशेषताएं जो होती है ना, जो समंक हैं उन समंक जो होते हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो क्लियरली क्या हो सके, हमको पता चल सके. और उसके साथ ही क्या हो, सिर्फ जो विशेषताएं हैं उन्हीं का पता नहीं लगाना है हमको, उसके साथ क्या है कि जो हमारे पास सोर्सेस हैं, जो हमने संग्रहित सामग्री जो होती है उसका हमको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है और निर्वचन भी क्या करना है, उससे सुविधाजनक हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, जो विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट रूप से पता लगाने के लिए हमको एप्रोप्रिएट जो डेटा है उनको इजीएस्ट फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में करना होगा. उससे क्या होगा, जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, जो सामग्री है, उसको इंटरप्रिटेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको वर्गीकरण और सारणीयन प्रोसेस कहा जाता है. ठीक है, फिर अब हम ये देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण और सारणीयन है तो अब उसमें हम सबसे पहले वर्गीकरण को क्लासिफाई करेंगे. तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि हम जो समंक एकत्रित करते हैं या जो हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं, तो जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में होने चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए और उनका जो बिल्कुल निष्पक्ष रह के हम उनका एनालिसिस करें. उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको शॉर्ट फॉर्म में, उनको जो बिल्कुल सिस्टमेटिक टेबल्स होती है उनके रूप में उनको तैयार किया जाए. और लेकिन क्या होता है कि ये जो टेबल्स होती है इनको बनाने में और इनको बनाने के पहले जो समंक होते हैं उनको कुछ स्पेशलिटी जो होती है, विशेषताएं जो होती है, उनके आधार पे उनको क्या करना पड़ता है, वर्गों में बांटते हैं हम. उनको क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको अलग अलग उनका डिवीजन करते हैं. तो इस तरीके से जो हम डिवीजन करते हैं उससे क्या होता है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं तो वो स्टैटिक फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे लिए इजी हो जाते हैं, समझने लायक हो जाते हैं और सिस्टमेटिक हो जाते हैं. तो स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि ये जो समंक होते हैं, ये जो डेटा होते हैं, इनको अलग अलग डिवीजन जो इनका हम करते हैं, इनको अलग अलग जो डिवाइड हम करते हैं, ये प्रोसेस जो होता है ये क्या कहलाता है, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है. इसको हम वर्गीकरण कहते हैं. और ये जो वर्गीकरण होता है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है,
ये क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन से डेटा जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और सिस्टमेटिक उसकी टेबल बन जाती है। तो जो सांख्यिकी में इसको क्या कहेंगे, हमने पहले तो क्लासिफिकेशन देख लिया कि जो डेटा है उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में हम ले लेते हैं। अब ये जो डेटा है, जो क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, ये जो आंकड़े होते हैं इनको शॉर्ट में और इनको सिस्टमेटिक अरेंज जो किया जाता है वो प्रेजेंटेशन होता है, वो सारणियन कहलाता है। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो क्लासिफिकेशन होता है उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो वर्गीकरण जो होता है ना, तो ये जो वर्गीकरण है इसको हम डिफाइन करेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, है ना। तो हम ये देखते हैं कि वर्गीकरण जो होता है वो तथ्यों को उनकी समानता और उनकी सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया होती है। क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्या होता है, जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, उनको समानता और सादृश्यता के अकॉर्डिंग क्या करता है, ग्रुप में क्या करता है, डिवाइड करता है, सिस्टमेटिक रूप से करता है। और इसे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। अब क्या होता है कि इससे जो अलग अलग यूनिट्स जो हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स जो है, उनकी जो विविधता है उसमें पाए जाने वाले जो गुण होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी एकता हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मींस अलग अलग गुणों वाले जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको हम एक फॉर्म में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण होते हैं इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, मेन फीचर्स जो होते हैं इसके क्लासिफिकेशन के वो क्या होते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन के मेन फीचर्स है उसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, एकत्रित जो समूह होते हैं उनको विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। वर्गीकरण के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एकत्रित जो समूह होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। मतलब अगर हम एज की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर देखें तो हम एज की बात करें तो हम उसको बांटते हैं कि 0 to 10 ईयर्स, ठीक है। देन फिर हम देखते हैं 10 to 20 ईयर्स, देन हम देखते हैं 20 to 30 ईयर्स, है ना। फिर हम देखते हैं 30 to 40 ईयर्स। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आयु वर्ग के अनुसार इनको बांट सकते हैं। या फिर हम जो लिटरेट और इलिटरेट देखें तो साक्षरता के बेस पे हम देखते हैं कि कुछ जो यही एज ग्रुप के लोग हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कितने इनमें से लिटरेट हैं और कितने अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। देन फिर अब हम सेकंड ये देखते हैं कि सेकंड हम अगर इसमें देखें तो हम ये देखेंगे, फर्स्ट हमने देखा, देन सेकंड देखते हैं कि समानता और सजातीयता जो होती है उसके बेस पे तथ्यों का विभाजन किया जाता है। किस बेस पे, हम जो सिमिलैरिटीज होती है या जो होमोजेनिटी होती है उसके बेस पे जो डेटा होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है। मतलब क्या है कि एक ही तरीके की विशेषता रखने वाले जो डेटा होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। मतलब एक ही तरीके की विशेषता कोई रख रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि 5 या 7 फैमिलीज हैं और वो फैमिलीज जो हैं उनका आय का लेवल 1500 से 2000 है, तो जो 1500 से 2000 इनकम वाले लोग होंगे वो सब एक ही ग्रुप के अंदर आएंगे, उसे इस तरीके से विभाजन करना कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये एक ही समानता जो होती है वो लोग होते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि जो वर्गीकरण है वो वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से किया जाता है। मतलब वर्गीकरण जो होता है वो एक्चुअल रूप में या इमेजिनेशन जो हम करते हैं या हमने उसको पहले से ही हमने उसके लिए एक प्रीव्यू तैयार कर रखा है उसके बेस पे किया जाता है। जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य जो होते हैं, उनके नेचुरल जो क्वालिटीज होती है उनके बेस पे उनके क्या किए जाते हैं, वर्ग बनाए जाते हैं। जो प्राकृतिक रूप जो होता है ना, उसका एज इट इज जो फॉर्म होता है उसके बेस पे उसके जो क्लासेस होते हैं, वर्ग होते हैं, वो बनाए जाते हैं। या जो सांख्यिक होता है ना, जो डेटा कलेक्ट करता है, उसकी इच्छा से वो क्या करता है, उसकी कल्पना के बेस पे वो क्या करता है, इसको तैयार कर लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। देन फिर अब हम ये देखते हैं कि वर्गीकरण इस तरीके से किया जाता है कि इकाइयां जो होती है, जो यूनिट्स होती है, उनकी विभिन्नता में उनकी एकता स्पष्ट हो जाए। मतलब क्या हो
कि डेटा इस तरीके से तैयार किया जाए कि उनका वो वेरियस है लेकिन वो एक फॉर्म में तैयार हो जाए, वो बिल्कुल स्पेसिफिक हमको समझ में आ जाए और उसी में, मतलब अगर ये इजी फॉर्म में अगर हम कहें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो वर्ड होता है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा कि वो इस तरीके से विभिन्नता लेते हुए हो लेकिन वो एक ही फॉर्म में तैयार हो जाए। ओके, तो ये तो इसके हमने जो मेन फीचर्स हैं, लक्षण है, वो देखे हैं। देन अब हम ये बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है ना। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण के जो उद्देश्य होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम वर्गीकरण के जो ये उद्देश्य हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि वो सरल और संक्षिप्त बनाना, उनको क्या करना, उनको सिंपल फॉर्म में बनाना। वर्गीकरण का एक उद्देश्य क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको डेटा जो होते हैं उनको बहुत इजी बनाना और उनको शॉर्ट बनाना। मतलब वर्गीकरण का पहला उद्देश्य जो हम देखें तो वो ये होता है कि हमारे पास जो स्टैटिकल जो मैटर है ना, सांख्यिकी जो सामग्री है उसकी कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हमको उनको क्या करना है, हमको उनको इजी बनाना है और उनको शॉर्ट में तैयार करना है। जो क्लासिफाइड जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको समझने में बहुत ज़्यादा हमको मेंटल हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहे, इसलिए हम उसको इजी बनाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि कोई कॉलेज है और उसमें कितने, उसके अंदर जो 4000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4000 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हर पर्सन की अलग अलग ऊंचाई है, तो हम अगर उनकी अलग अलग जो हाइट है उसको हम देखेंगे तो उससे हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम हाइट को इस तरीके से डिवाइड कर दें कि 150 to 160 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, देन फिर 160 to 170 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर दें तो क्या हो सकता है, तो हम उनके ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, देन उससे आगे और ग्रुप बन जाएंगे और उसके अंदर हम ये जो 4000 स्टूडेंट्स हैं इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देन फिर सेकंड हम देखते हैं समानता और असमानता को स्पष्ट करना। ठीक है, तो वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, उसमें जो स्टैटिकल जो फैक्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं, उनकी जो सिमिलैरिटीज होती है ना, उसको एक्सप्रेस किया जाता है और जो समान गुण होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि जो मैरिड और जो अनमैरिड लोग हैं तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, उनको हम इसके अंदर रख सकते हैं, है ना। या एजुकेटेड और अनएजुकेटेड देखें तो उनको रख सकते हैं, या कॉमर्स और जो साइंस है, ठीक है, तो कॉमर्स और साइंस को देखें तो हम उस बेस पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है तुलना में सहायक होना, कि जो कंपैरिजन होता है वो किया जा सकता है इसमें। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्गीकरण जो होता है उसमें समंकों की तुलना, जो तुलनात्मक विवेचना जो होती है वो इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको क्या किया है, हमने उनको वर्ग में बांटा हुआ है। अब अगर हम देखें कि दो कॉलेज है और उनमें जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग मार्क्स मिले, है ना, उनको, तो उनका जो बौद्धिक स्तर है उसके बारे में हम निष्कर्ष निकालें तो वो क्या होगा, इस तरीके से तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो उनको नंबर्स मिले हैं ना, उनको जो मार्क्स मिले हैं, उस बेस पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी हम बना लें, है ना। हम ये बना लें कि उसमें फर्स्ट डिवीजन कितने हैं, सेकंड डिवीजन कितने हैं, थर्ड डिवीजन कितने हैं, या पास कितने हैं, है ना, या जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो हम इस तरीके से उनको अगर वर्गों में बांट देंगे तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं और वो जो कॉलेज है और उसके स्टूडेंट्स है उनका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो हमको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन है और कितनों का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो अप है। ओके, देन फिर अब हम ये देखते हैं कि जो तर्कपूर्ण व्यवस्था होती है वो की जा सकती है इससे। मतलब वर्गीकरण जो होता है वो एक क्या है, एक बहुत लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो डेटा होते हैं वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक रूप से प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो संख्या होती है उसको बिना किसी बेस के लिखने के बजाय हम ये करें कि उनकी जो एज होती है या उनकी जो क्लास होती है ना,
उनकी जो क्लास होती है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इस तरीके से हम उनको डिवाइड करें तो डेफिनेटली क्या होगा, हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट भी इजी कर सकते हैं, उनका हम साइंटिफिक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं और वो डेटा क्या होंगे, वो लॉजिकल भी होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें कि सारणियन का आधार प्रस्तुत करना, कि क्लासिफिकेशन और जो टेबुलेशन किया जाता है तो उसका विश्लेषण जो होता है वो दूसरे जो प्रोसेस होते हैं उनके बेस पे किया जाता है। मतलब वर्गीकरण जो होता है उसके थ्रू सारणियन और जो विश्लेषण किया जाता है ना, क्लासिफिकेशन के थ्रू जो टेबुलेशन और जो एनालिसिस किया जाता है वो दूसरे प्रोसेस जो होते हैं उनके बेस पे, मतलब सारणियन के आधार पे उनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो उद्देश्य हैं उनका और जो काम होते हैं उनकी वजह से ही जो स्टैटिस्टिक है ना, उसमें ये क्लासिफिकेशन जो होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ही। और ये प्रोसेस जो है इसके बिना हम जो हमने डेटा कलेक्ट जो किए हैं उनका ना तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, ना हम उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बिना क्लासिफिकेशन के ना तो बड़े लेवल पे डेटा तैयार किए जा सकते और ना उनको कंपेयर किया जा सकता है और न ही उनके हम बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसका कंक्लूजन भी हमको नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, ये कंपल्सरी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि कोई भी जो वर्गीकरण होता है अगर उसको हम आदर्श कहें, है ना, उसको आइडियल हम कहें तो उसके लिए कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ एन आइडियल स्ट्रैटिफिकेशन हम देखेंगे कि आदर्श वर्गीकरण जो होता है उसके आवश्यक जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे है व्यापकता। ओके, व्यापकता, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो इतना व्यापक होना चाहिए कि हर यूनिट किसी न किसी वर्ग के अंदर इंक्लूड हो जाए। मतलब कोई भी यूनिट जो होती है, कोई भी इकाई जो है वो हमसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर कोई यूनिट ऐसी हो कि कोई इकाइयां किसी एप्रोप्रिएट वर्ग में नहीं आए तो उनके लिए कुछ अलग क्लास बनाना चाहिए, है ना। जैसे एज है, फिर हम क्लास की बात कर रहे हैं, फिर उसके अंदर हम कास्ट को ले लें तो एज और क्लास स्टूडेंट्स को एज के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, लेकिन उनका क्लास ST SC OBC जनरल तो उनको भी अलग से कैटेगराइज करना चाहिए। और उस अकॉर्डिंग अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, हम ये देख रहे हैं कि मैरिटल स्टेटस हम देख रहे हैं तो उसके बेस पे जो मैरिज किए हुए होते हैं और जो अनमैरिड होते हैं उन लोगों का हम लेवल देख रहे हैं। तो बहुत से ऐसे होते हैं, हमने सिर्फ ये 2 लेवल लिए, लेकिन बहुत से ऐसी होती हैं जो तलाकशुदा होते हैं या जो विडो होते हैं, विडोवर होते हैं, तो उनके लिए हम उनको अलग क्लासिफिकेशन करना होगा, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे और वो अपूर्ण माना जाएगा। लेकिन हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके लिए एक अलग कैटेगरी हमने तैयार की है। देन फिर बात करते हैं हम, नेक्स्ट है स्पष्टता, जिसे असंदिग्धता भी कहते हैं, कि अलग जो वर्ग होते हैं, अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनको इस तरीके से डिसाइड किया जाना चाहिए कि उनमें क्या हो, वो इजीएस्ट फॉर्म में हो, उनमें स्पष्टता हो, मीन्स हमको देखते ही वो समझ में आने चाहिए, हमको कोई भी कंफ्यूजन उनमें नहीं रहना चाहिए। हर लेवल जो होता है उस पे एक ही वर्ग जो होता है वो शामिल होना चाहिए। देन फिर क्या बात है कि जो स्थिरता की हम बात करें कि स्थिरता भी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है, वो भी क्लासिफिकेशन जो होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना। बेटर क्लासिफिकेशन हो, बेस्ट क्लासिफिकेशन हो, मतलब उत्तम वर्गीकरण हो, उसके लिए ये स्टेबिलिटी जो होती है ये एक मेन एलिमेंट होता है। अगर हर जांच जो की जाए, है ना, उसके साथ क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो बदलता जाएगा तो जो डेटा होंगे वो कंपैरेबल नहीं होंगे। मतलब अगर हम ये कहें, एग्जांपल लें कि जो हम सेंसस जो तैयार की जाती है ना, भारतीय जनगणना जो होती है, उसमें अलग अलग आधार पे जो जनसंख्या, अलग अलग बेस पे हम पॉपुलेशन जो है उसका हम क्लासिफिकेशन करें तो इसके वजह से क्या होगा, जो जनसंख्या है उसके जो डेटा होंगे वो हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे, वो कंपेरेबल नहीं होंगे, तुलनीय नहीं होंगे। देन फिर अनुकूलता। अब इसमें हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो वर्ग तैयार किए जाते हैं, है ना, तो उनमें अनुसंधान जो होता है उसके
वो किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। मतलब अगर हम मजदूरों की कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका पता लगा रहे हैं, तो उनकी एज और उनका मैरिटल स्टेटस जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी उनको क्लासिफाई अगर हम करें तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम मजदूरों का इकोनॉमिक लेवल जो है उसका पता लगा रहे हैं। अब उसमें हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मैरिड है नहीं मैरिड है, तो हम बहुत सारे डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी जो स्थिति अगर होती है तो उसमें आय के अकॉर्डिंग हम वर्ग बना सकते हैं, है ना, कि हमने एज जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम उनको देख रहे हैं, तो उसमें हम फिर इसके क्लास बना सकते हैं। देन फिर हम देखते हैं जो सजातीयता होती है कि हर वर्ग जो होता है, हर जो क्लास होता है उसकी जो यूनिट्स होती है उनमें सजातीयता होनी चाहिए। एक जो क्लास होगा उसकी जितनी भी इकाइयां हैं उनको उन गुण के अनुसार, उनकी जो क्वालिटीज होती है उनके अनुसार उनको सेलेक्ट करना चाहिए और उसी बेस पे उनको क्लासिफाई करना चाहिए। और लास्ट हमारा है जो इलास्टिसिटी होती है, मीन्स जिसे लचनशीलता कहते हैं, कि एक आइडियल जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होना चाहिए, वो इलास्टिक होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए, जिससे जो नई कंडीशंस आए तो उनमें हम चेंजेस कर सकें। जैसे ही नवीन कंडीशन हमारे पास आएगी तो उस अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकें, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम उनको चेंज कर सकें और उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये है जो हमने देखे कि एलिमेंट्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है, हमने क्लासिफिकेशन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के कंसेप्ट जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।